back to the channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो guys आज है थर्सडे और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। तो आइए आज हम समझते हैं कि डिविडेंड डिसीजन एक्चुअली होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जो फाइनेंस मैनेजर ध्यान में रखता है जब वो डिविडेंड डिसीजन लेता है। तो डिविडेंड डिसीजन को डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। गाइस, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ देयर रिटर्न। जो उन्होंने पैसा लगाया है उसका एक प्रोपोर्शन हमें उनको देना पड़ता है इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट देयर इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड हमारा उनको देने का इंटेंशन है कि ताकि हम एक तरीके से उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको चीज बताता हूं कि डिविडेंड कब दिया जाता है। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स होता है, जिसे हम पीबीआईटी और ईबीआईटी भी बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, यानी कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले कितना था और उसके बाद हम उसमें से माइनस करते इंटरेस्ट की बात कर ले या फिर एक्सपेंस की बात कर ले। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा क्योंकि आप अकाउंटेंसी को पढ़ नहीं रहे हैं, आप अकाउंटेंसी को जी रहे हैं। तो यू ऑल गाइज नोज वेरी वेल कि व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट और व्हाट इज नेट प्रॉफिट। तो पीबीआईटी ग्रॉस प्रॉफिट है और जब ग्रॉस प्रॉफिट से सारा एक्सपेंस निकाल देते हैं, यानी हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो बचा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां से माइनस करते हैं हम टैक्स, तो आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहां से हम बांटते हैं डिविडेंड। क्लियर है? तो डिविडेंड बांटा जाता है इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद। तो चलिए हम समझते हैं डिविडेंड डिसीजन की डेफिनेशन को। डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन में हम डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं हम? डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स को, यानी प्रॉफिट जब होता है तो कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। और कितना प्रॉफिट हम अलग रख रहे हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स। एकमात्र अकेला याद रखेगा, दिस इज द ओनली वन डिसीजन विच इज टू बी टेकन आफ्टर द प्रॉफिट। किसी भी क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और वहां भी लिखा होता है कि कंपनी हैज अर्न द प्रॉफिट, तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया गया हो आगे कि वो उस प्रॉफिट का इतना पोर्शन यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बांट दिया, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह कुछ भी, और अगर नीचे लिखा है नेम द फाइनेंसिंग डिसीजन और आइडेंटिफाई द डिसीजन, तो याद रखिएगा प्रॉफिट के बाद लिया जाने वाला वन एंड ओनली डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो डिविडेंड डिसीजन हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देंगे और कितना अपने पास रखेंगे फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्लान। और आप जानते हैं जो प्रॉफिट हम अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्लान उसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, जो हमने 11 में पढ़ा हुआ है। तो ये तो बात रही डिविडेंड डिसीजन की। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंस मैनेजर कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखता है जब वो ये डिसाइड कर रहा है कि कितना बांटे और कितना रखे। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में आपको बस ये याद रखना है कि हाई डिविडेंड बांटेगा या लो बांटेगा, मोर लेस, हाई लो, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। चलिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या हम यूं कह लें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंस मैनेजर ध्यान में रखता है जब वो ये डिसाइड कर रहा है कि कितना पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट दें और कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम अपने लिए फ्यूचर ग्रोथ प्लान या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हम रखें। तो सबसे पहला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। डिपेंड करता है हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा डिविडेंड बांटेगी, और अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम बांटेगी। यानी ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा बटेगा और कम प्रॉफिट होता है तो कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला, दिक्कत तो नहीं है। चलो, दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आप एक चीज समझ लीजिए कि डिविडेंड जो है बेटा 2 साल के प्रॉफिट्स को कोलैबोरेट करके दिया जाता है, यानी इसे बोलते हैं कंसोलिडेट प्रॉफिट दिया जाता है। यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट मिलाकर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट को मिलाकर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर लो है और इस साल का प्रॉफिट हाई है,
तो ये स्टेबल प्रॉफिट कहां हुआ? स्टेबल प्रॉफिट का मतलब है कि एक जैसा प्रॉफिट कंपनी हर साल अर्न कर रही है। वो मुश्किल है, हाँ, ये आप समझ रहे हो सर ये कैसे पॉसिबल है कि कंपनी एक जैसा प्रॉफिट हर साल कैसे मान सकती है। लेकिन बेटा एक आइडिया होता है ना कि भाई इतना हमें हर साल होना चाहिए। तो अगर कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम है, इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटेगी, कम बांटेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट स्टेबल है, आप इसमें ये लिख सकते हैं, इफ कंपनी इज अर्निंग अनस्टेबल प्रॉफिट इट इज गोइंग टू डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड, whereas if company earns high rate of profit or stable profit, company can distribute high rate of dividend और company can declare high rate of dividend। तो स्टेबल प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट स्टेबल होगा तो ज्यादा डिक्लेयर करेंगे, अगर कम होगा तो हम कम डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, कैश फ्लो पोजीशन। एक चीज याद रखिए, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। डिविडेंड को हमेशा कैश के फॉर्म में दिया जाता है, और कैश को देने के लिए कैश का होना भी तो बहुत जरूरी है। अगर होगा नहीं तो दोगे क्या? तो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन भी आप ध्यान रखेंगे। इफ कंपनी इज हैविंग साउंड कैश फ्लो पोजीशन, और यू कैन से दैट कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश बहुत अच्छी है, कंपनी अगर कैश के बेसिस फाइनेंशियली बहुत साउंड है, कैश की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। इफ कंपनी इज आउट ऑफ द कैश और शॉर्टेज ऑफ कैश, इन दैट केस कंपनी कभी भी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। तो अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है, कैश का फ्लो अच्छा है, तो कंपनी कैन गो फॉर हाई rate of dividend, whereas if cash flow position is not sound, then company has to go for low rate of dividend declaration। then हम बात करते हैं टैक्स रेट। आप एक चीज यहीं से समझिएगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब भी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले एक्सपेंस हटाती है। तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस हटाए तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अगर टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो प्रॉफिट कम बचेगा, जाहिर सी बात है। नहीं, अगर इनकम पे हमारा टैक्स ज्यादा लगेगा तो इनकम कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर कंपनी ज्यादा टैक्स पे कर रही है तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर कम होगा तो कम दिया भी जाएगा। तो इफ कंपनी इज पेइंग हाई टैक्स इट इज गोइंग टू डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड, whereas if company is paying low tax, company is going to declare high rate of dividend। आप वैसे वर्षा भी लिख सकते हैं कि अगर ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो आप कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और वहीं अगर आप कम टैक्स पे करोगे तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया द मेन रीजन, सिर्फ एक अकेली वजह जो कंपनी प्रॉफिट अटेन करती है वो सिर्फ यही है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के लिए। यानी फ्यूचर में अगर कल को उसे कहीं इन्वेस्ट करना पड़ा तो उस पैसे को वो कहां से लाएगी, इसलिए वो प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने पास रिटेन कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, और उसके बाद जो बचता है उसके बाद डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो हमारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अगर कंपनी के कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं, अगर कंपनी की ग्रोथ प्लान्स है तो वो क्या करेगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। whereas if company has no growth plans it is going to declare high rate of dividend। अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर देगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देगी। वहीं अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी ने सोच रखा है कि उसे फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो कम से कम प्रॉफिट को बांटेगी और ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर होल्डर की प्रेफरेंस। गाइज, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड कंपनी हैज टू कीप इन माइंड व्हाट शेयर होल्डर्स प्रेफर, कि शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है। क्योंकि बेसिकली दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, रिस्की शेयर होल्डर और कंजर्वेटिव शेयर होल्डर। कंजर्वेटिव शेयर होल्डर वो होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट का रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। और रिस्की टाइप के शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो कभी कंपनी से कहते हैं उन्हें हमेशा थोड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, उन्हें ज्यादा चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कंपनी से कि बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, आप उस पैसे को, आप उस हमारे हिस्से को आप दोबारा से बिजनेस में लगाइए, बिकॉज दे बिलीव इन कैपिटल गेन। तो रिस्की टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स है या कंजर्वेटिव टाइप ऑफ शेयर होल्डर है, दिस हैज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कंपनी इज गिविंग व्हाइल कंपनी इज डिसाइडिंग द डिविडेंड। कि शेयर होल्डर्स कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है। रिस्की है तो उनको उस तरीके से डील किया जाएगा, और अगर कंजर्वेटिव है तो कंपनी को रेगुलर इंटरवल में कंपनी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट दे प्रेफर। देन हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावटें जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगाई गई हैं। होता क्या है बेटा, अगर मान लीजिए कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ लोन, अगर आउटसाइडर से, कोई बैंक से अगर कंपनी ने अगर 50 लाख रुपीस का अगर लोन ले लिया, और अगर उस लोन के बेसिस पर कंपनी ने अगर शेयर कर दिए, जैसे विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर, विजय माल्या द ओनर ऑफ किंगफिशर, ही हैज टेकन द लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया,
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के बदले में जो सिक्योरिटी रखी है ना, वो अपने शेयर्स रखे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बैंक के पास अपने शेयर रखोगे तो एक तरीके से वो शेयर होल्डर हो गए ना। तो अगर कल को अगर बैंक चाहे कि आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ अगर कांस्टेंट लगा दे तो आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी ने किसी क्रेडिटर से इतना अमाउंट लिया है या किसी बैंक से लिया है और नाउ द बैंक और द क्रेडिटर पुट सम रिस्ट्रिक्शन ओवर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किस फैक्टर के तहत वो क्रेडिटर्स या वो बैंक इस पर हिंडर कर रही है, इस पर रुकावट लगा रही है या इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट में बैंक या क्रेडिटर्स they can put some restriction over the dividend distribution, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी ने बाहर से पैसा लिया है या नहीं लिया है। देन हम बात करते हैं लीगल कांस्टेंट। आप सभी जानते होंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप जानते हैं ये सारे रिजर्व कहां से बनाए जाते हैं? ऑल दीज रिजर्व्स आर मेड आउट फ्रॉम द प्रॉफिट। सारे रिजर्व प्रॉफिट से निकाले जाते हैं। तो अगर कल कोई इंडियन कंपनी एक्ट अगर ये डिसाइड कर दे कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 20 और 30% एज अ रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये सारे जो रिजर्व है निकल तो प्रॉफिट से रहे। तो अगर ये रिजर्व प्रॉफिट से निकलेंगे तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अगर डिविडेंड प्रॉफिट, अगर लीगल कांस्टेंट की बात करें, अगर रिजर्व अगर निकालने पड़ रहे हैं, तो अगर ऐसे कुछ लीगल कांस्टेंट है और जाहिर सी बात है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इंडियन कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना के लिए हम बाउंड है। तो अगर कल कोई ऐसे लीगल कांस्टेंट या फिर इंडियन कंपनी एक्ट या सेबी ऐसे कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन लगाती है जहां पर हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़े, तो हम जानते हैं सारे रिजर्व प्रॉफिट से निकाले जाते हैं। तो अगर हम रिजर्व को प्रॉफिट से निकालते हैं या प्रॉफिट में से रिजर्व बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमें डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। वहीं अगर ऐसे कोई भी कांस्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेबी या फिर इंडियन कंपनी एक्ट ने अगर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, कोई भी ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं रखे हैं, तो कंपनी उस केस में क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है? देन हम बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड। आप जानते हैं कुछ कंपनी स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो करती हैं। एक रीजन होता है कि कभी कभी कुछ कंपनियां अनस्टेबल प्रॉफिट, जो मैंने यहां पर लिखा था ना कि स्टेबल प्रॉफिट होना जरूरी है कि आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट को मिलाकर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर ये अनस्टेबल प्रॉफिट है, इफ यू आर अर्निंग लेस प्रॉफिट लास्ट ईयर एंड इफ यू आर अर्निंग गुड प्रॉफिट दिस ईयर, तो आप क्या करोगे? अनस्टेबल प्रॉफिट में लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अनस्टेबल प्रॉफिट में भी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। क्योंकि हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करने का मोटिव पता है क्या? वो दो केस में हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं इवन दो उनका प्रॉफिट अनस्टेबल होता है। पहला, जब उन्हें ये लगता है कि ये अनस्टेबिलिटी जो है, ये प्रॉफिट जो कम हुआ है वो इसी साल हुआ है, नेक्स्ट ईयर फिर से कंपनी उतना ही प्रॉफिट कमाएगी तब, और जब वो स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव रिएक्शन छोड़ना चाहते हैं या अपने शेयर होल्डर को प्लीज करना चाहते हैं। तो कुछ कंपनी स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो करती है। तो अगर कंपनी स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो कर रही है तो कंपनी को हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा, एंड इफ कंपनी इज नॉट फॉलोइंग सच पॉलिसी तो जैसा चाहे वो डिविडेंड वैसा बांट सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जानते क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स सोल्ड किए जाते हैं, जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स, जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स जो है ब्रॉट एंड सोल्ड किए जाते हैं। तो बेसिकली आप एक चीज समझिए, कंपनी ये प्रॉफिट रिटेन क्यों कर रही थी? क्योंकि कंपनी के पास कुछ ग्रोथ प्लान्स होंगे या होते, तो कंपनी के पास कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं, ग्रोथ प्लान्स के लिए कंपनी को चाहिए फाइनेंस। पहली बात, अगर प्रॉफिट रिटेन इसलिए तो किया है ना क्योंकि कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं, और अगर कंपनी को ये लगता है कि वो कैपिटल मार्केट में जाकर शेयर इशू कर पैसा रेज कर लेगी, तो वो क्यों पैसा रोकेगी? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट को रोकना कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन को ब्रीड करता है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर कंपनी को ये लगता है कि अगर उसे फ्यूचर में ग्रोथ प्लान्स के लिए अगर पैसा चाहिए होगा तो वो कैपिटल मार्केट में जाकर अपने शेयर्स को इशू कर देगी या फिर डिबेंचर को इशू करके कैपिटल रेज कर लेगी, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देगी, क्योंकि इससे शेयर होल्डर खुश हो रहे हैं। लेकिन इफ कंपनी इज हैविंग डाउट के, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स का, शेयर्स का बेसिकली शेयर्स का जो इशू है वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन। अगर मार्केट बुलिश है तो फिर बिक जाएगा, लेकिन बेरिश है तो ना तो कंपनी बेचना चाहेगी और ना हम खरीदने के लिए विलिंग होंगे।
तो इफ कंपनी कैन एक्सेस द कैपिटल मार्केट और रेज द कैपिटल, तो कंपनी यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देगी। बट इफ कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट, और कंपनी को लगता है कि कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर भी लिया, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हुआ, गिरा हुआ तो हम कैसे शेयर इशू करेंगे, और अगर कर भी दिया तो लोग परचेज करेंगे या नहीं। तो फिर अगर कंपनी इजीली कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर लेती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांट देगी, कम से कम रखेगी। लेकिन वहीं अगर उसको लगता है कि वो कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर भी दिया, अगर पता हुआ मे बी द मार्केट इज फेसिंग द बुलिश पीरियड और बेरिश फेज, तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अपने पास रखेगी फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के लिए और कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट पर एक रिएक्शन जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जब भी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो स्टॉक मार्केट पर जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। तो एक ये रिएक्शन है, याद रखिएगा कि हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना और शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यानी अगर कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो स्टॉक मार्केट पर शेयर होल्डर्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। वहीं अगर कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वहीं पर हमारे शेयर होल्डर्स पर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। और ये रिजल्ट ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को बेच भी दे, या फिर अपनी जो होल्डिंग को वो निकाल भी सकते हैं, दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं। तो ये तो था डिविडेंड डिसीजन और उसके फैक्टर्स को। और हम कल बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या चैप्टर 9 से कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है कॉमर्स मेनिया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटे को दबाना जरूर ना भूलिएगा ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले पता चल जाए। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत देता हूं। गुड नाइट।